फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बेसिकली बच्चों सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हमारी ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये थोड़ा सा बच्चे को परेशान करती है कि बच्चा नहीं विजुलाइज कर पाता है कि आखिर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। तो आज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको बच्चों विजुलाइज होगा और आप इसे महसूस करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल बच्चों हमारे पास हम डिवाइस चलाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल से फैन भी चला सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक सेल से मोबाइल में भी तो सेल ही होता है जिसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, और आपका कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं इनमें सर्किट्स होते हैं। उन सर्किट्स में आपको कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और उनके काम करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। जिसका काम होता है, जैसे बच्चों पंप होती है ना, वाटर पंप, ठीक है, घरों में हमारे वाटर पंप लगी होती हैं, तो जब तक वो वाटर पंप चलेगी, ऑन रहेगी, तब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा, और जैसे ही हम उसे ऑफ कर देंगे वाटर का फ्लो रुक जाएगा। तो सिमिलरली जब तक सेल है तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। सेल को हम निकाल लेंगे तो जो चार्ज का फ्लो है वो सर्किट में रुक जाएगा। ठीक है, तो सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना किसी भी सर्किट को, किसके लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। उसके बाद जो सेल होता है इस काम को कैसे करता है भाई, मतलब उसमें ये कैपेसिटी कहाँ से आती है कि वो चार्ज को फ्लो कराने की कैपेसिटी टू डू वर्क है ना, एनर्जी है। तो वो क्या करता है कि सेल के अंदर कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल है वो एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है एक डिवाइस जो किसी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर है साहब सेल। कोई भी डिवाइस, कहीं भी आप ऐसी डिवाइस देख रहे हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, समझ जाइए वो ट्रांसड्यूसर है। जैसे बल्ब अपने आप में एक ट्रांसड्यूसर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर का एलिमेंट होता है वो ट्रांसड्यूसर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सेल का काम होता है कि वो इस चीज़ को, मतलब वो जो ये काम कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है कि कहीं केमिकल एनर्जी को एक्सपेंस करके अपनी जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेल को हम सर्किट के जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगा देंगे, कोई भी सर्किट उसके दो पॉइंट के अक्रॉस हमने सेल लगा दिया, तो उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इलेक्ट्रिक सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये आपका काम है सेल का कि सेल कोई भी सर्किट है उस सर्किट के दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखेगा, मेंटेन, जिन दो पॉइंट से वो कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। तो सेल की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सेल कैसे बनता है। तो ये एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है, और इस कंटेनर में ये एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
क्या बोलते हैं इसे हम? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट इज एन आयनिक सॉल्यूशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे वाटर में हम HCl डाल दें, है ना, या वाटर में H2SO4 डाल दें, या वाटर में हम NaCl डाल दें, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वो जो आयनिक वो जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, जिसमें आयंस और वाटर हैं, जैसे साल्ट डाला, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयंस ब्रेक हो गए उसमें, तो वो जो आयनिक सॉल्यूशन है वाटर का और साल्ट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये इसी तरह का एक आयनिक सॉल्यूशन है। और उस आयनिक सॉल्यूशन में हम दो डिफरेंट मेटल्स, कैसी डिफरेंट मेटल, मतलब अगर ये जो ए वाली रॉड है, अगर ये कॉपर है तो ये किसी दूसरी मेटल की होनी चाहिए। मींस ये दोनों रॉड एक ही मेटल की नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही मेटल की है तो फिर आप सेल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे भी बताऊंगा रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे। अब बच्चों केमिस्ट्री पर आते हैं थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री कहती है बच्चों कि अगर ये मेटल और ये इलेक्ट्रोलाइट है, जब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, मैं अभी केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, फिर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे। तो जैसे ही ये इन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच एक रिएक्शन होती है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एक आपका रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो इस तरह से रिएक्शन होगी कि ये जो मेटल ए है ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये मेटल इस तरह से ली जाती है कि इस लिक्विड, इस इलेक्ट्रोलाइट और इस रॉड के बीच, इस मेटल के बीच जो रिएक्शन होगी वो आपकी रिडक्शन होनी चाहिए। ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे आप, समझ रहे हैं? आप समझ गए अलग अलग क्यों है? मतलब एक ऐसी लेनी है रॉड जिस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो, एक रॉड ऐसी लेनी है जिस पर हमारी रिडक्शन की रिएक्शन हो। क्लियर? क्योंकि अगर हमने दोनों एक ही ले ली, सपोज कीजिए दोनों एक ही ले ली, तो अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पर भी ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं भाई, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। अब ये सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ोगे, आपको वहाँ पता चल जाएगा। एक हाइड्रोजन सीरीज होती है और उस हाइड्रोजन सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं ऑक्सीडाइज होंगी और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो रिड्यूस, मतलब उनमें रिडक्शन होगा, है ना। तो एक मेटल तो ऐसी लेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर हो और सीरीज में, हाइड्रोजन सीरीज में, और एक दूसरी मेटल ऐसी लेते हैं जो हाइड्रोजन सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होती है। समझ गए? तो इस तरह से ये आपका काम, ये इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों अब आते हैं इसकी फिजिक्स पर। तो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं, मतलब आयंस होते हैं। तो ड्यू टू, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या होगा कि ड्यू टू certain chemical reaction, a force of non-electrostatic नेचर। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर मतलब चार्जेज की वजह से फोर्स नहीं लग रहा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चार्ज की वजह से लगता है ना। ठीक है, तो ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अ फोर्स विल एक्ट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which pushes positive charge towards
टूवर्ड्स द रॉड ए एंड नेगेटिव चार्जेज टूवर्ड्स द रॉड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या इस जो भी मैंने बोला ना कि यहाँ रिएक्शन होती है इनके बीच, है ना, तो हम उस रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, हम अपना फिजिक्स निकाल रहे हैं। उस रिएक्शन की वजह से जो सेल के अंदर इन रॉड्स और इस इलेक्ट्रोलाइट में हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो तो रॉड ए पर इकट्ठे होने लगते हैं, मतलब जाने लगते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो रॉड बी पर आने लगते हैं, मतलब बी पर इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, हाँ या ना। अब साहब क्लियर। अब जब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ए पर आने लगेंगे और ये नेगेटिव चार्ज बी पर जाने लगेंगे, तो रॉड ए पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, मतलब रॉड ए पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। बी पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, मतलब बी पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। अब पॉजिटिव रॉड ए हो गई पॉजिटिवली चार्ज, रॉड बी हो गई नेगेटिवली चार्ज, मतलब रॉड्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ये भी चार्ज बॉडी, ये भी चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब इन चार्जेज की वजह से रॉड ए और रॉड बी पर जो चार्जेज आ गए हैं, उसकी वजह से ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है। अब साहब तो यहां पर लिखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इलेक्ट्रिक सेल वाला जो ये डेफिनेशन वगैरह थी, ये तो आपने कर लिया होगा ना। चलो इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या होगा बच्चों आगे की कहानी कि ड्यू टू these positive and negative due to these positive and negative charges an electric field is produced between the rods और इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज की वजह से रॉड ए और रॉड बी के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों अब यहां पर मैं बनाता हूं, ये हो गई मेरी रॉड ए, ये हो गई मेरा रॉड बी, ये ए ये बी। ए पर चार्ज आ गया सब आपका पॉजिटिव और बी पर चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम। मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का, और इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ए पर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज बी पर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो जो फोर्स है आपका, वो है ये आपका, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ एन से। एन मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। तो ये जो एफ एन है, ये पॉजिटिव चार्ज को किधर ला रहा है? रॉड ए की तरफ। ठीक है, अब यहां पर ये आपका ए टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगा इस पॉजिटिव आयन पर। सोचिए भाई, चार्ज अब किस में रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये फोर्स तो केमिकल रिएक्शन की वजह से लग ही रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी। ठीक है, तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? इधर। ठीक है, तो ये हो गया साहब हमारा एफ ई। क्लियर। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बच्चों क्या होगा, शुरुआत में मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन
तो कंटिन्यूस हो ही रही है, तो उसकी वजह से जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को धकेल रहा है रॉड ए और रॉड बी की तरफ, तो वो तो कॉन्स्टेंटली लग रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव गया इस पर सपोज, है ना, ऐसे समझिए, इस पर एक पॉजिटिव आयन आया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर दूसरा पॉजिटिव आयन आएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तीसरा पॉजिटिव आयन आएगा तो 3 पॉजिटिव, ऐसे इधर नेगेटिव जाएंगे तो 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, फिर ये 4 पॉजिटिव तो ये 4 नेगेटिव। कहने का मतलब जैसे जैसे Fn की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा होते रहेंगे, वैसे वैसे जब यहाँ पर चार्ज बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। समझ रहे हैं आप? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा बच्चों तो उसका जो फोर्स है F इजकल टू Q इंटू E वो भी बढ़ेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी बच्चों कि बढ़ते 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 ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है इन आयंस पर, वो केमिकल रिएक्शन वाले फोर्स से, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो रिएक्शन वाला फोर्स है, उसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम Fn बिकम्स इक्वल टू Fe, सिंपल। और जैसे ही Fn बिकम्स Fe हो जाएगा, उसके बाद फिर जो आयन जहां पर है, जो पॉजिटिव चार्ज जहां है, जो नेगेटिव चार्ज जहां है, वो वहीं रहेगा। कहने का मतलब जो अंदर रिएक्शन हो रही थी, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही थी, अब वो बंद हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गए। कहने का मतलब अब कोई पॉजिटिव आयन किधर नहीं जा रहा, नेगेटिव आयन किधर नहीं जा रहा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन मतलब जो केमिकल रिएक्शन वाला जो फोर्स था वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो आयंस पर, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं और सारे के सारे आयंस अब इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। क्लियर है? इट मीन्स ये हो गया इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम Fn इक्वल टू Fe। मैं समझ रहा हूं कि आपको, मैं आज आपको EMF की कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि EMF ये चीज होती है। समझ रहे हैं आप? अब साहब, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका Fn है, जो केमिकल रिएक्शन वाला, जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को, मतलब पॉजिटिव आयन को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा है। और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है दोनों रॉड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की, ये डिस्टेंस है हमारी सपोज स्मॉल d। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर? मतलब भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहीं तो आ रहा है, और कौन लेके आ रहा है? Fn लेके आ रहा है। तो Fn पार्टिकल पर Fn लगा हुआ है, और वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ इस रॉड पर आ रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? d डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। समझे कुछ? तो क्या हो रहा है उस पार्टिकल पर? वर्क डन हो रहा है। भाई अगर कहते हैं ना कि अगर किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो पार्टिकल या वो बॉडी अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, इट मीन्स उस पर वर्क हो रहा है। तो कहने का मतलब जो Fn है उस पर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अब इसको रब कर देता हूं मैं, तो द वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स for displacement D on positive charge. The work done by non-electrostatic force for displacement D on positive charge is कितना होगा जी? W इज इक्वल टू फोर्स हो गया Fn और इनटू D। ठीक है, तो इतना वर्क डन होगा।
क्लियर, W इज इक्वल टू Fn इंटू डी। अब साहब जो द वर्क डन, ये तो हुआ कितने चार्ज पर, Q चार्ज पर। सपोज ये कितना चार्ज है आपका Q, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा बच्चों, W, उसको हम कहते हैं आपका, किससे डिनोट करते हैं हम, E से, किससे, E से। तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो E इज इक्वल टू Fn इंटू डी और अपॉन में आपका Q। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF। अब आप समझ रहे होंगे कि ये EMF है क्या, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब ये तो आपने कर लिया होगा ना, ठीक है। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, चीज़ों को समझो कि ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। क्योंकि अगर वो चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ ये होती है, तो समझिए कि आप जंग जीत गए, ठीक है साहब। तो अब क्या है ये, देखिए जरा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF इज डिफाइंड, EMF इज डिफाइंड एज वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई दी सोर्स, वर्क डन बाई दी सोर्स इन टेकिंग, EMF is defined as work done by the source in taking unit charge unit positive charge from negative rod to positive rod, ठीक है ना। तो EMF क्या है, ये भाई ये कहाँ से ला रहे थे हम, नेगेटिव जो रॉड थी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, ये कोई आयन पॉजिटिव आयन, और यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे थे। कौन लेकर आ रहा था, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से फोर्स लग रहा था वही तो लेकर आ रहा था, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव रॉड तक लाने के लिए जितना वर्क करता है, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, EMF। बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसका फोर्स ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसा कि नाम में आ रहा है ना, तो आप समझते होंगे कि यार ये तो कोई फोर्स है कोई नया, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। नहीं, ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हिस्टोरिकल मतलब चला आ रहा है, क्योंकि जिस समय इस वर्ड का जब ओरिजिन हुआ था, उस समय किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ है, या ये कोई पोटेंशियल वगैरह, ये कुछ नहीं। मतलब उस समय तो ये माना जाता था कि कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो भी इसके अंदर चार्जेज हैं कंडक्टर के अंदर, वो फोर्स उन चार्जेज को पुश कर रहा है। तो उस समय ये फोर्स माना गया था। लेकिन आज हम सब जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो होता है नेगेटिव रॉड से, या यूँ कहिए लोअर पोटेंशियल वाली रॉड से हायर पोटेंशियल वाली रॉड तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है, वो फोर्स जिसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स यूनिट चार्ज को नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव रॉड तक लाने के लिए
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करता है वही उसका क्या कहा जाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। अब साहब उसके बाद इफ सेल इज नॉट कनेक्टेड with any external सर्किट, ये सर्किट है बच्चों, CKT सर्किट। मतलब अभी सेल जो है हमारा हमने किसी सर्किट में नहीं लगाया, जैसे हम जाते हैं ना घड़ी वाला सेल लाते हैं, जो वॉल वॉच होती है और उसमें सेल लाते हैं, वो छोटा वाला या रिमोट वाला सेल है और हमने उसको लगा दिया उसमें, मतलब वो सर्किट में डाल दिया, वो हमने सर्किट में लगा दिया। तो अभी दुकान से लाए हैं, रखा हुआ है हमारा उस पर। ठीक है। तो कहने का मतलब अभी सर्किट में कनेक्ट नहीं है। तो जब सर्किट में कनेक्ट नहीं है सेल, तो उस समय ये सिचुएशन होती है बच्चों, अभी जो आपको मैंने बताया था कि अगर सेल सर्किट में कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा कि उसके अंदर दो फोर्स होंगे, एक तो जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा था पॉजिटिव चार्ज पर वो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, तो जो आयन जहां पर है वो वहीं पर रहता है, हाँ या ना। इट मीन्स मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट थे ना, तो Fn इज इक्वल टू Fe, Fn इज इक्वल टू Fe। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Fn इंटू डी इक्वल टू Fe इंटू डी, और इक्वल टू Fe हम जानते हैं क्या है, QE है, ठीक है, इंटू डी। सही है। अब साहब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QE है ना, E को हम B अपॉन डी लिख सकते हैं बच्चों, इंटू डी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है आपका B अपॉन डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, याद करो, था नहीं था, ठीक है। डी से डी कैंसिल हो जाएगा हमारा। इट मीन्स तो ये हो गया आपका Fn डी इज इक्वल टू QB, ये आ गया साहब। अब साहब अभी हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू Fn डी अपॉन Q। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू Fn डी की जगह पर बच्चों हम क्या रख सकते हैं, QB। तो QB और अपॉन में आपका Q, तो Q से Q आपका कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया वो किसके इक्वल आया, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल, किसके बीच है बच्चों, जो हमारे दो रॉड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच। और ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इस पर आयंस का इधर और इधर आना जाना स्टॉप हो गया। कहने का मतलब अब इससे ज़्यादा भाई ये पॉजिटिव बढ़ते था, ये नेगेटिव बढ़ते चले गए थे, और एक जगह पर क्या हुआ था, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का इधर उधर जाना रुक गया था। कब, जब Fn और Fe दोनों बराबर हो गए थे। कहने का मतलब इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता और इसका पोटेंशियल इससे कम नहीं हो सकता। तो इस समय इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रॉड्स के बीच, जो इलेक्ट्रोड्स हैं सेल के बीच, उनके बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। और सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके इक्वल है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके इक्वल है। तो बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे अब इसको कि EMF ऑफ अ सेल, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको कर देता हूं रफ यहां, ठीक है। तो EMF ऑफ अ सोर्स या EMF ऑफ अ सेल, EMF of a cell is EMF of a cell is equal to the maximum potential difference between the plates मतलब इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल when no current is
ड्रोन फ्रॉम दी सेल। ये है आपका ईएमएफ। देखिए अभी आप यहाँ क्या लिखा था हमने कि अभी सेल हमारा क्या है, अभी सर्किट में नहीं है, और जब सेल सर्किट में नहीं है तो उसके अंदर की जो सिचुएशन है, विजुलाइज कीजिए, उसके अंदर की जो सिचुएशन है वो ये है कि जो आयन जहाँ है वो वहीं की वहीं हैंग है, मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब जो सेल की जो रिएक्शन फोर्स लगा रही है रॉड्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके जस्ट अपोजिट उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो जो आयन जहाँ पर है वहाँ पर है, और उस समय दोनों रॉड्स के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज की वजह से। तो कहने का मतलब सेल इज नॉट कनेक्टेड विद एनी सर्किट, विद एनी एक्सटर्नल सर्किट, मतलब सेल जब सर्किट में कनेक्ट ही नहीं है तो वो करंट ही नहीं होगी, है ना। तो उस सिचुएशन में एफ एन इक्वल टू एफ ई हो गया, और इसमें एफ एन में डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू डी, तो ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ई इंटू डी, एफ ई इक्वल है हमारे क्यू ई के, एफ ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है बी अपॉन डी के, डी से डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये एफ एन डी इक्वल आ गया किसके, क्यू बी के, एफ एन डी इक्वल टू क्यू बी। अब ईएमएफ को हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया था, तो ई इक्वल टू एफ एन डी की जगह हमने क्यू बी रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ईएमएफ आ गया किसके इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड्स। क्लियर। तो ईएमएफ उस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, सेल के उस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है जो इन दोनों रॉड्स के बीच है। कब, जब सेल से कोई करंट ना ली जा रही हो, जब इन दोनों रॉड्स के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही बच्चों इस सेल का क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर। तो ये था हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की ओर। इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने से पहले बच्चों एक बात और एक आइडिया और आया है मेरे दिमाग में, एक चीज़ और आई है, उसे और समझाना है मेरे को। अब बच्चों हमने क्या किया कि ये सेल था, ठीक है, अब इस सेल को हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, कोई डिवाइस है, तो इसके अक्रॉस यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है। समझ रहे हैं आप। अब उसकी वजह से क्या होगा, इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। ध्यान से समझिएगा, आज ईएमएफ समझ में आ जाएगा, ईएमएफ क्या चीज़ है और बैटरी या सेल कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जो इस वायर के अंदर जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जाने लगेंगे। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, वायर के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पीछे चलने लगेंगे, इनके जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसने रिसीव कर लिए साहब, तो इसका एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इस पर सपोज कीजिए +10 था तो अब इस पर +9 हो जाएगा। समझना बात को। और इस पर था बच्चों -10, तो क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर अब -9 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। इट मीन्स पहले पोटेंशियल मैक्सिमम कितना था, +10 -10 मतलब 20, और अब +9 -9 मतलब 18। मतलब ए और बी जो रॉड हैं हमारी इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम हो गए बच्चों, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाएगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा था, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उतना ही लगेगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा ही होता रहता तो क्या रहता कि इधर से इलेक्ट्रॉन आते, इसको इससे मिलते, पॉजिटिव चार्ज खत्म, फिर एक इलेक्ट्रॉन आता, पॉजिटिव चार्ज खत्म, इधर नेगेटिव कम होता जा रहा है, इधर पॉजिटिव खत्म होता जा रहा है, थोड़ी देर पता चलता कि दोनों जीरो हो गए, मतलब नो करंट। समझ रहे हैं आप, अगर ऐसा होता तो। लेकिन अब जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, तो इसका एक पॉजिटिव कम, इसका एक नेगेटिव कम, अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कहाँ रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता गया, +10 -10 +9 -9 +8 -8, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा। और हम कह रहे हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कैसे रखता है वो समझिए। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगी बच्चों, तुरंत क्या होगा, ये जो फोर्स है आपका
तुरंत कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था, और जो रिएक्शन की वजह से फोर्स लग रहा था वो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब इधर जो फोर्स लग रहा था रिएक्शन की वजह से वो बढ़ गया, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था ना इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, ये Fn एक पॉजिटिव चार्ज और भेज देगा वापस से उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक नेगेटिव भेज देगा उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब वापस से उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर से वो कम होंगे। सेल क्या करेगा, फिर एक पॉजिटिव आयन इधर भेज देगा, एक नेगेटिव आयन इधर भेज देगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को क्या रख रहा है, मेंटेन। तो कहने का मतलब ऐसा तब तक चलेगा जब तक इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, जब तक वो रहेगा। जैसे जैसे सेल यूज होता रहेगा इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल्स हैं वो खत्म होते रहेंगे, और जब वो केमिकल्स खत्म हो जाएंगे तो फिर कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा, ये फोर्स खत्म हो जाएगा, तो कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा और हम कहेंगे कि वो सेल डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। कैसे, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है, जो ये फोर्स लग रहा है रिएक्शन की वजह से, वो बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इन पर क्या करता रहता है, रॉड्स पर भेजता रहता है, जिससे कि इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या रहते हैं, मेंटेन, जिस वजह से इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहते हैं बच्चों, मेंटेन। ठीक है, तो अब आते हैं साहब हम किस पर, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों कि ये सब सेल है, ये रॉड्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, और इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्लियर। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट इस मतलब जो आयंस हैं जब वो इस इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इन आयंस पर विस्कोसिटी, मतलब जैसे हम एयर में चल रहे हैं और हम लोग पानी में चले तो हम एयर में आसानी से चल लेते हैं, और वाटर में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वाटर ज़्यादा विस्कोसिटी लगा रहा है। तो सिमिलरली जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इनके चलने में एक रुकावट डालता है विस्कोसिटी की वजह से, और उस रुकावट, क्योंकि वो किसकी रुकावट है, खुद सेल की ही। भाई इलेक्ट्रोलाइट किसका पार्ट है, सेल का। आयंस किसके पार्ट हैं, सेल के। तो मतलब खुद के ही मतलब अपने ही घर में अपने ही लोगों पर क्या लगा रहा है, वो रुकावट लगा रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte, the resistance offered by the electrolyte to the flow of ions through it is called internal resistance of the cell। ठीक है, स्मॉल r से इसको हम डिनोट करते हैं। अब साहब फैक्टर्स affecting internal रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। D क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है
भाई दूर दूर होंगे तो आयंस को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब उतने ही पास रखे जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स पास रखे जाते हैं, जिससे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा ना रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है साहब आपका R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस तरह से हैं प्लेट्स की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स का, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कैसे, अब इसको समझना है हमें। ठीक है ना, इसको समझना है। देखिए बच्चों ऐसे समझिए आप, सपोज कीजिए ये आपका ये एरिया है, समझ रहे, और ये प्लेट ऐसे रखी हुई है और यहाँ पर कोई आयन है, तो वो आयन अगर एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है ना। अब मान लीजिए ये दूसरा एरिया ये है, समझ रहे, और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो यहाँ जो आयन है यहाँ जो आयन है उसे यहाँ जाना है, सही है, तो वो यहाँ जाएगा ना सीधा, यहाँ क्यों जाएगा। अब मान लो ये ऐसे होता है, मतलब इतना कम एरिया, ठीक है, और यहाँ जो आयन होता है उसे कैसे भी घूम घाम के जाना यही है, तो मतलब इधर जो आयन होता है उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, इधर जो होता है उसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती। तो एरिया ज़्यादा रखो, एरिया ज़्यादा रखो, मतलब जो इस साइड के आयन है वो इधर आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से वहीं सीधे चले जाएंगे, जो इस साइड के वो सीधे इधर चले जाएंगे। हाँ या ना, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब एरिया ज़्यादा होने से जो आयंस हैं उनको डिस्टेंस कम से कम कवर ही करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों थर्ड फैक्टर है आपका, थर्ड फैक्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना। और फोर्थ फैक्टर है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जाहिर सी बात है, अगर गाढ़ा हो गया, अगर इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, कॉन्सनट्रेट, है ना, तो ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, मतलब ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे घरों में भी जो बैटरी होती हैं उनमें हम टाइम टू टाइम वाटर डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट ना हो और वो डाइल्यूट बना रहे। डाइल्यूट रहेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, अब साहब तो ये थे इंटरनल रेजिस्टेंस के वो फैक्टर जिन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। और एक और चीज़ बच्चों कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इट इंक्रीजेज with time, सही है। या ऐसे लिख लीजिए, इट इंक्रीजेज स्लोली as the cell is used। क्लियर, मतलब जैसे जैसे वो यूज होता रहेगा वैसे वैसे उस सेल का ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता रहता है। तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो यूज होगा वो बढ़ता जाएगा। और एक और चीज़ बच्चों, आओ सेल का सिंबल आप सब जानते ही हैं। अगर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आइडियल सेल, ठीक है, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आइडियल सेल मतलब विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर सेल रियल है, जो प्रैक्टिकली होते हैं, ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो,
तो उसमें हम एक उसके सीरीज में, सेल के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट। तो ये हमारा रियल सेल है, जो प्रैक्टिकल सेल है, जो हमारे एक्चुअल में होते हैं सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों अब है हमारी कॉन्सेप्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज की कॉन्सेप्ट तब आएगी जब हमारा सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट होगा। तो ये हमारा सेल है और ये सेल का ईएमएफ हो गया ई, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, वो सेल से कनेक्ट है। तो सेल, जाहिर सी बात है, सर्किट क्लोज हो गया तो इसमें करंट फ्लो कर रही है हमारी आई। ठीक है तो पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब ये जो टर्मिनल्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा कब, व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट, व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टीपीडी। टीपीडी बोले तो टी फॉर टर्मिनल, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर, मतलब सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल करंट दे रहा है ना, तो वो कुछ और होगा, सेल का ईएमएफ नहीं होगा, वो कुछ और होगा। तो अब देखते हैं कि सेल के ईएमएफ में और इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो उसको बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टीपीडी, टीपीडी बोलते हैं हम किसे, बी को, टर्मिनल वोल्टेज को, ईएमएफ ऑफ सेल में रिलेशन बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो करंट होगी बच्चों आई, ये क्या होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट में, ई, ईएमएफ, सही है, और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, दोनों सीरीज में है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू आई आर। तो इसमें करंट है I, रेजिस्टेंस है R, तो ये तो हो गया हमारा 1, तो 2 हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई आर माइनस प्लस आई आर। ठीक है, और आई आर हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो इसको हम B लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा साहब हमारा V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर, और ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमें डिवाइस के अक्रॉस, ये समझिए कि ये डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी भी ई के इक्वल नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि ई में से आई आर क्या हो रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब सेल अपने ईएमएफ में से, सेल अपनी ताकत में से उसे कुछ ताकत अपने जो घर के विरोधी हैं उसके, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, अपनी कुछ ताकत उनको रोकने में भी लगानी होती है। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस सेल को खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देना पड़ता है, और जो उसको दे के बचता है उसको फिर वो देता है किसको, डिवाइस को। आप फील कर रहे होंगे क्या होगा, जैसे सेल की टोटल है, मान लीजिए 2 वोल्ट का सेल है और उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। ठीक है, तो
सपोज कीजिए 2 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट वो दे रहा है किसको, अपने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को, बचा कितना 1.5 वोल्ट, तो वो 1.5 वोल्ट आप वो किसको देगा, एक्सटर्नल डिवाइस को। तो कहने का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ई, कब कब, जब सेल करंट दे रहा होगा, है ना, जब सेल करंट दे रहा होगा। तो सेल करंट दे रहा है ये कैसे पता चलेगा, अगर करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, सेल के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है तो वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ये समझ जाइए, ये सेल है सपोज, और सिचुएशन ये है कहीं कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है बच्चों, तो वो सेल डिस्चार्जिंग मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर सिचुएशन ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो इट मीन्स वो सेल आपका चार्ज हो रहा है, मीन्स वो चार्जिंग का केस है। तो V = E - IR क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, क्लियर। V = E - IR में V आपका लेस देन रहेगा E, कब, डिस्चार्जिंग के केस में, जब सेल करंट दे रहा है, ठीक है। अब इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर वही सेल चार्ज हो रहा है तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों आपका V = E + IR। इट मीन्स दिस implies V greater than E, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, तो कहीं ऐसा मत करना कि आप अड़ जाएं अपनी बात पर, बिल्कुल नहीं होगा साहब, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलवेज छोटा ही हो, नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब सेल चार्ज हो रहा होगा, है ना। तो और छोटा जब कब होगा, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। एक और केस साहब कि व्हेन I = 0, मतलब सेल करंट दे ही नहीं रहा, मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया ये, तो करंट 0 हो जाएगी, और जब यहाँ पर करंट 0 हो जाएगी तो V = E, क्लियर। तो कहने का मतलब हमने सर्किट को ओपन कर दिया ना, तो ओपन सर्किट एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब इक्वल होगा ईएमएफ के, जब सर्किट ही ओपन होगा, है ना। उसके बाद अब आते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट। एक स्पेशल केस है ये सपोज कीजिए आपका एक बहुत थिक वायर है, ठीक है, कैसा वायर है ये, थिक वायर है, और रेजिस्टेंस है इसका 0, और इसको हमने सब सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया सेल का R, और ये ईएमएफ, और इसमें जो करंट होगी बच्चों वो कितनी होगी, है ना। तो अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला था करंट के लिए, ये देखिए I = E / R + R, ठीक है। तो I = E / R + R से, अब यहाँ पर कैपिटल R 0 है, भाई रेजिस्टेंस 0 है, थिक वायर जो लग रहा है उसका, हाँ। तो यहाँ पर ये जब 0 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, भाई नीचे डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हम ख़त्म कर नहीं सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हमने बिल्कुल कम से कम कर दिया, तो नीचे डिनोमिनेटर हो गया मिनिमम, तो करंट हो जाएगी हमारी मैक्सिमम। तो I max, और कितनी होगी बच्चों वो E / R, इसको हम शॉर्ट सर्किटेड करंट भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगी E / R के इक्वल, ठीक है। और इस केस में क्योंकि R 0 है, तो आप देखिएगा तो V = होता है IR होता है, सिंस R = 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा केस, ठीक। अब एक और चीज़ हम निकाल लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कई बार डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है, ये कई जगह पोटेंशियोमीटर में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अभी आगे जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर यूज होगा डायरेक्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R के लिए फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ से देखते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं IR = E - V, लिख सकते हैं यहाँ से IR = E - V,
तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस बी अपॉन I, और I किस में है, ये I कैपिटल R में है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा हमारा E माइनस बी, और अपॉन में आएगी जगह B अपॉन R, तो R चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू E अपॉन बी से डिवाइड कर देंगे दोनों को, -1 और इनटू कैपिटल R कौन सा, जो एक्सटर्नल लगा हुआ है सेल से, E EMF, B टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगा आपका, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में रिलेशन, फिर उसके भी केस के डिस्चार्जिंग के लिए B इक्वल टू E माइनस IR, चार्जिंग के लिए ये, शॉर्ट सर्किटिंग के लिए ये। ठीक है, कब B E के इक्वल होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने EMF की कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अच्छा लगा है, ठीक है, या आपको अब भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप पूछिएगा कमेंट में। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।